आदर्श डिजिटल ऑनलाइन क्लास में आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। तो आपको पता है न्यायपालिका चल रही थी। न्यायपालिका मतलब सर्वोच्च न्यायालय का गठन। ये चीज़ को आपको विशेषतः क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। नहीं, सर्वोच्च न्यायालय चल रहा था तो विशेषतः इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा वो टॉपिक मैंने करवा दिया आपको, और आज हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में करने जा रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को विशेषतः क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। महर्षि जी इनको थोड़ा बंद करना, बंद कर दो इसको। तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट जो चल रहा था, इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन, इसका संविधान के भाग, ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 तक इसका उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख मिलता है। इस चीज़ को आपको विशेषतः क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक इसका उल्लेख किया गया है। और आपको पता है ये सबसे बढ़िया टॉप क्वेश्चन माना गया प्रश्न कि संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक इसका क्या किया गया था, उल्लेख किया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको विशेषतः क्या रखना है, ध्यान में रखना है। नहीं, बहुत शानदार क्वेश्चन है, शानदार टॉपिक। तो क्लियर, तो आपको ध्यान होगा न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय गठन और न्यायिक 15 संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 इसका उल्लेख मिलता है। एक और ध्यान में रखना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। क्या है, एकीकृत न्यायपालिका है। भारत में जो न्यायपालिका है वो कौन सी है, एकीकृत। और इसकी उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। ये चीज़ आपको विशेषता क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आपको बताएं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इस चीज़ को आपको विशेषता क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपको पता है बहुत शानदार क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो आपको ध्यान में रखना है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950। भारत में कौन सी न्यायपालिका, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, दोहरी न्यायपालिका है, एक तो मतलब देश की, एक प्रांतों की, और भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। कौन सी है, एकीकृत। इस चीज़ को आपको विशेषतः क्या रखना है, ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखिए सर्वोच्च न्यायालय, तो आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय की जब स्थापना हुई थी, ये ध्यान में रखना है, सर्वोच्च न्यायालय 1935 के अधिनियम से प्रभावित है और मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। तो आपको ध्यान है जब सर्वोच्च न्यायालय 1935 का अधिनियम से प्रभावित था, मूल संविधान में आपको पता है मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश था, 7 अन्य न्यायाधीश थे। उसके बाद में 1956 में इसकी सदस्य संख्या बढ़ा दी, कितनी, 1956 में इसकी सदस्य संख्या 10 कर दी, कितनी कर दी, 10, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होता था, जिसमें मुख्य न्यायाधीश क्या होता था, शामिल। तो 1956 में कितनी कर दी, 10 सदस्य कर दी। उसके बाद में 1960 में कर दी, आपको पता है 13, कितनी कर दी, 13, जिसमें भी मुख्य न्यायाधीश क्या था, शामिल था। 1960 में कितनी कर दी, 13। उसके बाद में देखिए ये आपको थोड़ा नोट करना है, सर्वोच्च न्यायालय 1935 के अधिनियम से प्रभावित था, मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश
7 अन्य न्यायाधीश होते थे। 1956 में मुख्य न्यायाधीश से 10 सदस्य होते थे। 1960 में इसका मतलब मुख्य न्यायाधीश से 13 सदस्य होते थे। उसके बाद में देखिए 1960 तक मैंने बताया। 1977 में इसकी मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी कर दी सदस्य संख्या? 17। मुख्य न्यायाधीश सहित कितने? 17 सदस्य थे। और 1900 यदि मैं बात करूं 85-86 की, तो एक मुख्य और 25 अन्य। उसके बाद में नियम देखो चेंज और हुआ। 2008 में एक मुख्य और आपको पता है 29 अन्य थे, ठीक है। और उसके बाद में 2008 के बाद में यदि बात करूं मैं 2018 में एक मुख्य और आपको पता है 33 अन्य न्यायाधीश। ये न्यायाधीशों की क्या थी? संख्या थी। तो 2018 में एक मुख्य न्यायाधीश 33 अन्य न्यायाधीश थे, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश 33 अन्य न्यायाधीश थे। इस चीज़ को आपको विशेषता क्या रखना है? ध्यान में रखना है। मतलब संसद चाहे तो इसे घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। तो ये भी एक आपको 1977 में सदस्य, 1985 में एक मुख्य न्यायाधीश, 25 अन्य, 2008 में एक मुख्य और 29 अन्य, 2018 में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीशों की इसमें क्या कर दी? सदस्य संख्याएँ कर दी। यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। उसके बाद में देखिए आपको विशेषता बहुत ध्यानदार टॉपिक है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय का गठन न्यायिक पुनरावलोकन, और ये आपको पता है कौन सी सूची का विषय है? ये ध्यान में रखना है, समवर्ती सूची का विषय। किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय। इस चीज़ को भी आपको विशेष ध्यान में रखना है। कौन सी सूची का विषय? समवर्ती सूची का ये विषय माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। तो समवर्ती सूची का क्या है? ये विषय। अब देखते पढ़ते हैं न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय गठन न्यायिक पुनरावलोकन। देखिए बहुत शानदार टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों से एक माना जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक माना जाता है। 1950 से न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण क्या निभाई थी? भूमिका निभाई थी। तो ये ध्यान में रखना है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में विश्व का सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक था। 1950 से ही न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में क्या निभाई? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है 1950 में न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी ध्यान में रखना है कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूह के बीच, व्यक्ति समूह और सरकार के बीच विवाद उठते हैं। आपको पता है हर समाज में व्यक्ति के बीच, समूह के बीच, व्यक्ति समूह, सरकार के बीच विवाद उठते हैं। इन सभी विवादों को कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था के द्वारा क्या किया जाना चाहिए? हल किया जाना चाहिए। तो हमें पता है कि हर समाज, व्यक्ति या व्यक्ति समूह के बीच में, व्यक्ति समूह और सरकार के बीच विवाद उठते हैं। इन सभी विवादों को कानून के शासन, आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था का द्वारा क्या किया गया? एक स्वतंत्र न्यायपालिका की क्या की स्थापना। तो एक स्वतंत्र संस्था के द्वारा हल किया जाना चाहिए। कानून के शासन का भाव यह है कि धनी और गरीब, स्त्री और पुरुष, अगड़े और पिछड़े सभी लोगों पर एक समान कानून लागू। तो आपको अनुच्छेद 39 कहता है नहीं? मेरे को बताओगे आप अनुच्छेद 39 में क्या है? सरिता बताएगी मेरे को अनुच्छेद 39 में क्या है? मैंने बताया नहीं? अनुच्छेद 39 सभी छात्र छात्रा बताओ आप अनुच्छेद 19 में क्या है? इसका आपको कमेंट में प्रश्न का उत्तर देना है। अनुच्छेद 39 में क्या है? फिर नहीं आता है तो मेरे से पूछ लेना। अनुच्छेद 39 में क्या है? तो इस चीज़ को आपको विशेषतः ध्यान में रखना है। तो आपको पता है एक स्वतंत्र संस्था के द्वारा कानून के शासन का भाव यह है कि धनी और गरीब, पुरुष तथा पिछड़े सभी लोगों में एक समान कानून लागू। न्यायपालिका की एक और ध्यान में रखना है आपको, समान आचार संहिता बताना है आपको। ये भी अनुच्छेद बताना है कमेंट में, समान आचार संहिता। नीचे आपको पता है जैसे वीडियो के नीचे सबमिट करने प्रश्न होते हैं, उसमें कमेंट में प्रश्न दिए जा सकते हैं। मैं पूछ रहा हूँ उन्हें, समान आचार संहिता, समान आचार संहिता किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में नीचे देना है। जो आप वीडियो देखते हो उसके नीचे प्रश्नों की सेशन है, उसमें प्रश्न आप देख सकते हो। तो मैंने इस प्रश्न का उत्तर देना है नीचे कि समान आचार संहिता किस अनुच्छेद में है, तो आपको देना है। और 39 में सब क्या है वो दोनों बताना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए तो आपको पता है
धनी गरीब स्त्री पुरुष अंगड़े पिछड़े सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हो। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह कि वे कानून के शासन की रक्षा और कानून की सुव्यवस्था को क्या करें, सुनिश्चित करें। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है। आपको पता है संविधान का अनुच्छेद 32 कहता है कि मौलिक अधिकारों की जो संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार है वो सभी मौलिक अधिकारों के क्या करता है, रक्षा करता है। तो आपको पता है कानून और सुव्यवस्था को सुनिश्चित करने न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों के क्या करती है, व्यक्ति के जो अधिकार दिए गए 5 जो अधिकार है उन 500 अधिकारों की रक्षा करने का हमारा क्या है, दायित्व है। मतलब संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के द्वारा इन 500 अधिकारों की क्या कहता है, रक्षा। इसे सुरक्षा का गार्ड कहते हैं, इसे सुरक्षा का जनतंत्र कहते हैं। तो आपको बात में कानून के शासन की रक्षा और कानून की सुव्यवस्था को सुनिश्चित करें। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों क्या करती है, रक्षा। विवादों को कानून के अनुसार हल करती है। जो भी विवाद हो और कानून के अनुसार क्या करती है, वो हल करती है। ये सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति समय की तानाशाही न ले, कि वे लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति समय कैसा नहीं है कि तानाशाही प्रवृत्ति हो जाए। इसके लिए जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से क्या हो, मुक्त हो। भाई किसी राजनीतिक पार्टी के उस पर क्या ना हो, कोई दबाव नहीं हो, किसके ऊपर, न्यायपालिका पर। इस चीज़ को आपको विशेषता क्या है, समझनी है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ये सुनिश्चित करें कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति समय की तानाशाही न ले। इसके लिए जरूरी है कि वो न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से क्या हो, मुक्त हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद में देखिए न्यायपालिका को स्वतंत्र कैसे की जा सकती है। यहाँ से आपको समझना है कि भाई न्यायपालिका को आपको पता है स्वतंत्र कैसे की जा सकती है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको ध्यान में रखना है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र कैसे किया जा सकता है, सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है। भारतीय संविधान में अनेक उपायों के द्वारा, भारतीय संविधान में अनेक उपाय किए गए थे। इसमें भारतीय संविधान में अनेक उपायों के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई थी। न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती थी उसके मामले विधायिका मतलब व्यवस्थापिका के कार्यों को सम्मिलित नहीं किया था। इससे सुनिश्चित किया गया कि इन नियुक्तियों में दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं रहे, कि भाई कोई गुटबाजी, कोई दलगत राजनीति की क्या नहीं रहे, भूमिका नहीं रहे। उसमें देखिए न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। कि न्यायाधीश के रूप में जो व्यक्ति नियुक्त होता है उसे कानून का क्या होना चाहिए, ज्ञाता होना चाहिए। वकालत का या अनुभव का या कानून का विशेषज्ञ मतलब विशेषज्ञता, निपुणता प्राप्त की हो, वही व्यक्ति आपको पता है जस्टिस बन सकता है। तो न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। उस व्यक्ति को राजनीतिक विचार या निष्ठा उसकी नियुक्ति का आधार नहीं बननी चाहिए। कि उस जो व्यक्ति कानून का ज्ञाता हो, जो व्यक्ति अनुभव का ज्ञाता हो, विशेषज्ञ हो, उसके लिए राजनीतिक विचार, व्यक्ति के राजनीतिक विचार निष्ठा नहीं होनी चाहिए कि भाई राजनीतिक अप्रोच के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाइए। तो निष्ठा उसकी नियुक्ति का आधार नहीं बनना चाहिए। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है। आपको पता है न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, 65 वर्ष की आयु तक वो क्या करता है, कार्य करता है। न्यायाधीशों का कार्य निश्चित होता है। वे सेवानिवृत्त होने के तक पद पर बने रहते हैं। जब तक वो सेवानिवृत्त होते हैं तब तक वो पद पर रहते हैं। केवल अपवाद स्वरूप विशेष परिस्थितियों में न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। कोई अपवाद हो जाए तो ही विशेष परिस्थितियों में उसको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो आपको पता है केवल अपवाद स्वरूप विशेष परिस्थितियों में न्यायाधीशों को क्या किया जाता है, हटाया जा सकता है। इसके अलावा उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता। ये नहीं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जज के कार्यकाल को क्या कर दो, कम कर दो। तो उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता। कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना भय और भेदभाव के अपना काम कर पाते हैं। भाई न्यायाधीश कार्यकाल की सुरक्षा होती है उनके निश्चित, भाई उसके कार्यकाल से पहले इसको नहीं हटाया जा सकता। कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना भय, मतलब जब तक कार्यकाल की इसकी सुरक्षा हो जाती है, उसके कार्यकाल निश्चित हो जाए कि 65 वर्ष की आयु से पहले उसे हटाया नहीं जा सकता, तो कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना भय भेदभाव को अपना काम कर पाते हैं। संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित किए गए। आपको पता है संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत है वो कठिन प्रक्रिया है, मतलब आसान प्रक्रिया नहीं है। संविधान निर्माताओं का मानना है कि हटाने की प्रक्रिया कठिन है। न्यायपालिका के सदस्यों को पद सुरक्षित रहेगा। आपको पता है संविधान निर्माताओं का मानना है कि हटाने की प्रक्रिया वो बहुत कठिन है, वो न्यायपालिका के सदस्यों को पद सुरक्षित रहेगा। न्यायपालिका विधायिका कार्यपालिका पर, न्यायपालिका विधायिका कार्यपालिका पर वित्तीय, इस बाद में देखिए न्यायपालिका विधायिका कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। भाई पैसे रूप से आपको पता है न्यायपालिका है वो कार्यपालिका और विधायी शक्तियों पर, नीचे दे रखे हैं देखो कार्यपालिका, नीचे देखिए बहुत शानदार टॉपिक है। न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से क्या नहीं है, निर्भर नहीं है। हम कहेंगे न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका पर निश्चित रूप से वित्तीय स्थिति में रूप से निर्भर नहीं है, वित्तीय रूप से। संविधान के अनुसार इस चीज़ को भी आपको समझना है। संविधान के अनुसार न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाएगी। आपको पता है संविधान के अनुसार न्यायाधीशों का जो वेतन होता है, भत्ते होते हैं,
उनकी विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाएगी। विधायिका कहते हैं व्यवस्थापिका को, तो आपको पता है व्यवस्थापिका का इसमें कोई स्वीकृति नहीं ली जाएगी। तो आपको पता है संविधान के अनुसार न्यायाधीशों को वेतन और भत्तों के लिए विधायकों की स्वीकृति नहीं ली जाएगी। न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। आपको पता है न्यायाधीशों के कार्यों निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा, मतलब किसी व्यक्ति विशेष को लेकर न्यायाधीश या न्यायाधीशों के कार्य या निर्णयों की व्यक्तिगत क्या नहीं की जा सकती, आलोचना नहीं की जा सकती। अगर कोई न्यायालय अवमानना का दोषी पाया जाता है, यदि कोई न्यायालय की अवमानना दोषी पाया जाता है तो न्यायपालिका उसे दंडित करने का क्या है, अधिकार है। यदि कोई न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है तो न्यायपालिका उसे दंडित करने का अधिकार है। माना जाता है कि इस अधिकार को न्यायाधीशों को सुरक्षा मिलेगी और कोई उनकी नाजायज आलोचना नहीं कर सकता। संसद न्यायाधीशों के आचरण पर केवल तभी चर्चा कर सकते हैं, संसद न्यायाधीशों के आचरण पर तभी चर्चा करेगी जब तक उनके विरुद्ध पदच्युति का प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही हो। आपको पता है जब भी उस पर आलोचना करेगी जब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो या पदच्युति का कोई प्रस्ताव नहीं हो, तब संसद न्यायाधीशों के आचरण में केवल तभी चर्चा कर सकती है जब वह उनके विरुद्ध पदच्युति का प्रस्ताव पर विचार कर रही हो। इसलिए न्यायपालिका आलोचना के भय से मुक्त है होकर स्वतंत्र रूप से निर्माण करती है। आपको पता है इसी रूप से आलोचना से मुक्त होकर वो स्वतंत्र रूप से अपना क्या कर रही है, कार्यों का क्या कर रही है, निर्माण कर रही है। ठीक है, उस समय ये समझ में आ गया होगा आपके। तो ध्यान में रखना कि संसद न्यायाधीशों के आचरण पर केवल तभी चर्चा कर सकती है जब वह उनके विरुद्ध पदच्युति का प्रस्ताव पर विचार करी हो। इसे न्यायपालिका आलोचना के भय से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से क्या करती है, निर्णय। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखो, भारत एक सर्वोच्च न्यायालय में वास्तव में सबसे शक्तिशाली न्यायालय में से 1950 से न्यायपालिका की संविधान की व्याख्या संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अधिकारों की सुरक्षा न्यायपालिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर समाज में व्यक्तियों बीच, समूहों के बीच, व्यक्ति समय सरकार के बीच विवाद उठते हैं। इन सभी विवादों कानून के शासन के सिद्धांत पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाता है। कानून के शासन का भाव यह कि धनी, गरीब, स्त्री, पुरुष, अंगड़े, पिछड़े सभी लोगों पर एक समान क्या हो, कानून लागू हो। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका है कि वे कानून के शासन की रक्षा और कानून की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की क्या करती है, रक्षा करती है। विवादों को कानून के अनुसार हल करती है। ये सुनिश्चित करती है कि वो लोकतंत्र की जगह किसी व्यक्ति समूह की ताना से न ले लें। इसके लिए जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से क्या हो, मुक्त हो। उसके बाद में न्यायपालिका को स्वतंत्र कैसे की जा सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो न्यायपालिका स्वतंत्र कैसे दी जा सकती है, इस पर देखिए। तो आपको पता है भारतीय संविधान में अनेक उपायों के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जाए। न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका सम्मिलित नहीं किए जाते कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करे, इसमें विधायिका का कोई रोल नहीं है। इससे यह सुनिश्चित किया गया नियुक्तियों को दलगत राजनीति से भूमिका नहीं रहे, कि भी राजनीतिक दाव पेंच नहीं होने, राजनीतिक दबाव से दूर रहे। तो दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं है। न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत अनुभव कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होता है तो कोई व्यक्ति कानून का ज्ञाता हो, अनुभव कानून का ज्ञाता हो, विशेषज्ञ हो। उसी व्यक्ति को राजनीतिक विचार या निष्ठाएं उसके नियुक्ति का आधार नहीं, मतलब राजनीतिक दाव पेंच नहीं होना चाहिए। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है, वे सेवानिवृत्त होने तक पद पर बने रहते हैं। न्यायाधीशों का कार्यकाल वो निश्चित होता है और वो सेवानिवृत्त होने पद पर बने रहते हैं। केवल अपवाद स्वरूप विशेष परिस्थितियों में न्यायाधीश को हटाया जाए, अपवाद स्वरूप हो जाए तो ही हटाया जा सकता है। इसके अलावा उनके कार्यकाल में कम नहीं किया जा सकता। कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना भय, आपको पता है कार्यकाल की सुरक्षा के कारण बिना भेदभाव अपना काम कर पाते हैं। संविधान में न्यायाधीश को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संविधान निर्माताओं का मानना है कि हटाने की प्रक्रिया कठिन तो हो तो न्यायपालिका के सदस्यों को पद सुरक्षित रहेगा। न्यायपालिका हटाने की प्रक्रिया बहुत कठिन है, इसलिए न्यायपालिका के सदस्यों को पद क्या रहेगा, सुरक्षित। उसके बाद में देखो, न्यायपालिका विधायिका, कार्यपालिका पर वित्तीय, आपको तो न्यायपालिका है नहीं, न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से क्या नहीं है, निर्भर नहीं है। संविधान के अनुसार न्यायाधीशों का वेतन भत्तों के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाएगी, कि भाई संविधान के अनुसार जो न्यायाधीशों का वेतन है, भत्ते, उनको विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाएगी। न्यायाधीशों के कार्य निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जाएगी। अगर कोई न्यायालय की अवमानना दोषी पाया जाता है तो न्यायपालिका उसे दंडित करने का अधिकार है। माना जाता है कि अधिकार से न्यायाधीशों को सुरक्षा मिलेगी और कोई उनकी नाजायज आलोचना नहीं कर सकेगा। संसद न्यायाधीशों के आचरण पर, संसद और न्यायाधीशों के आचरण पर केवल तभी चर्चा कर सकती है जब उनके विरुद्ध पदच्युति का क्या हो, प्रस्ताव पारित हो गया हो या विचार लाया गया हो। इससे न्यायपालिका आलोचना के भय से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, निर्णय। अब है न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये ध्यान में रखना है। नहीं, बहुत शानदार टॉपिक है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति इसकी क्या करता है, नियुक्ति करता है। इस चीज़ को आपको विशेषतः क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायाधीशों की क्या, नियुक्ति। अब देखो ये भी ध्यान में रखना है, नियुक्ति है वो किस अनुच्छेद में है, 124। ठीक है, इस चीज़ को आपको विशेषतः ध्यान रखना है, अनुच्छेद 124।
देखिए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। आपको पता है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बैठते हैं, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि नियुक्तियों के संबंध में वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास है। किसके पास है? मंत्रिपरिषद के। ये ध्यान में रखना है। इसका अर्थ यह है कि नियुक्तियों के संबंध में वास्तविक शक्ति किसके हाथ में है? मंत्रियों के पास में। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि नियुक्ति के संबंध में वास्तविक शक्ति किसके हाथ में? मंत्रिपरिषद। 1982 से 1998 विषय बार बार सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया था। 1982 से लेकर 1998 के बीच में ये विषय बार बार सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया कि शुरू में न्यायालय का यह विचार था कि मुख्य न्यायाधीश की भूमिका पूरी तरह से सलाहकार की होनी चाहिए। 1982 से लेकर, यदि मैं बात करूं 1998 के बीच में, तो आपको पता है 1982 से लेकर 1998 के बीच विषय बार बार सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया कि शुरू में न्यायालय का विचार मुख्य न्यायाधीश की भूमिका पूरी तरह से क्या होनी चाहिए? सलाहकार होनी चाहिए। लेकिन बाद में न्यायालय ने माना कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति को जरूरी माननी चाहिए, कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह है वो राष्ट्रपति को जरूर माननी चाहिए। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने एक न्याय व्यवस्था, एक नई व्यवस्था शुरू की। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा। कि इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा। इसी में से राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। इसे कॉलेजियम व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता है, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास है। 1982 से लेकर 1998 बीच ये विषय बार बार सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया कि शुरू में न्यायालय का विचार था कि मुख्य न्यायाधीश की भूमिका पूरी तरह से क्या होनी चाहिए? सलाहकार होनी चाहिए। लेकिन बाद में न्यायालय ने माना कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति को जरूर माननी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश को भूमिका पूरी तरह से सलाहकार, लेकिन बाद में न्यायालय ने माना कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह है नहीं, मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति को जरूर माननी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति को जरूर माननी चाहिए। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई व्यवस्था की। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा, और इसी में राष्ट्रपति की नियुक्ति, इसी में से राष्ट्रपति क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा। इसी में से राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। इसे कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्तियों की सिफारिश के संबंध में सामयिकता के सिद्धांत को क्या किया? स्थापित किया। इसी कारण आजकल नियुक्तियों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय वरिष्ठ न्यायाधीशों का ज़्यादा प्रभाव है। इस तरह न्यायपालिका की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय और मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न्यायपालिका की नियुक्ति में एक तो सर्वोच्च न्यायालय और एक आपको पता है मंत्रिपरिषद महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाते हैं। उसके बाद में देखिए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की नियुक्ति की नई प्रणाली को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक करार दे दिया कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की नियुक्ति की नई प्रणाली है जो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग, तो असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले संविधान के 99वें संशोधन द्वारा लाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NGSC अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए इसे निरस्त कर दिया। इस चीज़ को आपको विशेषता क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये चीज़ बहुत शानदार टॉपिक है नहीं? तो ये ध्यान में रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय में नियुक्ति की नई प्रणाली को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया। और सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में संविधान के 99वें संशोधन के द्वारा लाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NGSC अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया। और उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पुरानी कॉलेजियम प्रणाली को बहाल कर दिया। कि सर्वोच्च न्यायालय के, ये चीज़ भी ध्यान में रखना है नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वर्तमान सरकार न्यायाधीशों की जवाबदेहिता और अधिक पारदर्शिता की व्यवस्था के अंतर्गत नियुक्ति की गई नई व्यवस्था लाना चाहती थी, और ताकि नियुक्तियों में कोई भतीजावाद की प्रवृत्ति को रोका जा सके। इस परियोजना में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की, जिसे कॉलेजियम प्रणाली में बदलाव लाने के लिए 13 अप्रैल 2015 को राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 में 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 को अधिसूचित कर दिया। ध्याते कि इस दोनों अधिनियमों से संबंधित 2 विधेयक क्रमशः राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014 और 121वां संविधान संशोधन विधेयक था 2014 में लोकसभा में, 13 अगस्त 2014 को राज्यसभा में और 14 अगस्त 2014 को सर्वसम्मति से क्या होगा? पारित। संविधान के अनुच्छेद 368(2) के तहत निर्धारित आधे से अधिक राज्यों में विधानमंडल को अनुमोदन मिलने के बाद, आपको पता है संविधान के अनुच्छेद 368 खंड 2 के तहत निर्धारित आधे से अधिक राज्यों में विधानमंडलों के अनुमोदन के मिलने के बाद 31 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति ने इन दोनों विधेयकों को मंजूरी प्रदान कर दी।
और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 121वां संविधान संशोधन विधेयक 2014, 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के रूप में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति अधिनियम 2014 के रूप में 2014 में 31 दिसंबर 2014 राजपत्र में प्रकाशित किया गया। केंद्र सरकार ने 13 अप्रैल 2015 के इस अधिनियम को प्रभावी होने की तिथि क्या कर दी, निर्धारित कर दी। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में अगले टॉपिक नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। यही, तब तक के लिए धन्यवाद।